पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से हमने पोखरा के 0 माइल चौराहा से ईवी वैन के ज़रिए अपनी यात्रा भगवान जी के दरबार के लिए जाने के लिए 10:30 बजे के आसपास हम लोगों ने शुरू किया। रास्ते में अनेकों प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे थे। प्रकृति अपनी अनुपम सौंदर्य को बिखेर रही थी। प्रकृति के नज़ारों को देखते हुए बीच में अलग अलग पड़ाव पड़े, जैसे कि नया पुल, जो एक गेटवे कह सकते हैं अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैकिंग के लिए। इसके बाद से धीरे धीरे समय बीतता गया। बागलुंग बाज़ार आया, फिर आया बेनी बाज़ार जिसे हम लोग धौलागिरी बेस कैंप ट्रैकिंग का गेटवे भी कहते हैं। इसके बाद से तातो पानी, जो कि अपने नेचुरल हॉट स्प्रिंग के लिए मशहूर है। उसके बाद से रूपसे वाटरफॉल, फिर मारफा में हम लोग पहुँचे रात के 8 से 8:30 बजे के बीच में। फिर जोमसोम होते हुए मुक्तिनाथ जी के दरबार तक, हम लोगों के शहर तक हम लोग पहुँचे। पहुँचने में हमें 9 से 9:30 बज गए। देखा जाए तो ये पूरी जर्नी हम लोगों ने सवेरे 10:30 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक के बीच में हमने कंप्लीट करी। टोटल तो हो गए 11 घंटे, लेकिन इस 11 घंटे में 2 घंटे एक्स्ट्रा हमारे लग गए थे, जो वहाँ पे ईवी वैन चार्जिंग पॉइंट जो था, जहाँ पे दोपहर में हम लोगों ने अपना लंच किया था, वहाँ पे ईवी पॉइंट था, ईवी चार्जिंग पॉइंट था। और वहाँ पे ढेर सारी गाड़ियाँ थीं जो कि चार्ज हो रही थीं, और वहाँ पे हमारा लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे एक्स्ट्रा लग गए। और उसको अगर फालतू हटा दिया जाए तो देखा जाए तो ये जर्नी पोखरा से 0 माइल चौराहे से मुक्तिनाथ जी के यहाँ तक की जो जर्नी है, लगभग 9 घंटे की ही मानी जाएगी। इसके बाद से देखा जाए तो हम लोगों ने अलग अलग लंच, टी, कॉफ़ी जो भी हम लोगों ने लिया, इस फेयर क्या था ईवी का, इस सब प्राइस के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। आप उस पार्ट को ज़रूर देखें, पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा आप। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। सवेरे जब हम अपने होटल के रूम की खिड़की से बाहर देखते हैं तो बाहर का जो नज़ारा था वह बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय था। बाहर जो पहाड़ दिखाई दे रहे थे वह बिल्कुल स्नो कैप्ड माउंटेन थे, और इनको देख करके मन खुश हो गया। होता क्यों नहीं, क्योंकि इस वक्त हम अपने भगवान जी के नगर में आए हुए थे। ये रास्ता है। जब आप आएंगे तो रास्ते में ये दूरी है, और इस दूरी को देखते हुए, दूरी तो अभी आधी आई है, आधी बाकी है, लेकिन सरकार ने एक बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि बीच में एक विश्रामालय बना दिया गया है। एक छोटा सा विश्रामालय है, यात्री विश्रामालय, यहाँ पे आप बैठ के थोड़ी देर आराम कर सकते हैं और नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। चेयर लगे हुए हैं,
यहाँ पे कोई बढ़िया फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। आखिरकार हम भी अपने परिवार के साथ प्रभु के नगर में पहुंच ही गए। अब चलिए एक एक करके पवित्र स्नान शुरू करते हैं। बारी बारी से एक एक करके हम लोगों ने पवित्र स्नान किया। और अगर बात करें उस पानी की तो वह पानी इतना ठंडा था कि बिल्कुल जमा देने वाला पानी था। लेकिन सबसे पहले हमारे बच्चों ने, जैसा कि आप देख रहे भी हैं, हमारे बच्चों ने बिल्कुल बहादुरी दिखाते हुए सबसे पहले वही कहते हैं कि नहीं पूजा मुझे नहाना है। और जब वो लोगों ने स्नान कर लिया फिर बाद से बारी आई हम बड़े लोगों की। फिर हम लोगों ने भगवान अच्छे से नहा करके हम लोगों ने प्रभु जी के दर्शन किए। यहाँ से दर्शन करिए और दर्शन करने के बाद ये रास्ता है, वापस यहाँ आइए और नज़ारों को देखते हुए हमारे यहाँ पे भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है। भगवान जी के दर्शन करने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मन में एक अलग ही शांति हो, मन एकदम शांत था। मंदिर के आसपास जो पहाड़ हैं, जो प्रकृति है, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे मानो किसी कलाकार ने एक सादे कागज पर प्रकृति को अपने कागज पर उतार दिया हो और हम उस प्रकृति को एक कैनवास पर देख रहे हैं।
प्रकृति को निहारते निहारते कब 12 बज गए पता ही नहीं चला। फिर हम जल्दी से अपने होटल रूम पहुंचते हैं और जल्दी से चेकआउट करते हैं। फिर थोड़ा बहुत भोजन करने के बाद हम लोग तुरंत पहुंच जाते हैं टैक्सी स्टैंड पर, जहां पे हमें दोबारा से एक ईवी वैन मिल जाती है और उसे हम हायर करते हैं और हम लोग चल देते हैं मारफा, जिसे हम लोग एप्पल की खेती के लिए भी जानते हैं। घर जाने का मन तो नहीं हो रहा था, मगर दृश्यों को आंखों में बसाकर हम चल दिए मारफा गांव के लिए। मूर्तिनाथ से मारफा की जो दूरी है वो लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। रास्तों से गुजरते वक्त ऊंचे ऊंचे हाई एल्टीट्यूड तिब्बतियन प्लेटू, जहाँ से रिवर वैल्यू आते वक्त हमने हिमालय की चोटी को देखा और ऐसा लग रहा था कि हिमालय की छांव में ही हम होते हुए अपने आगे की डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे। जियोग्राफिकल ट्रांजिशन हम साफ साफ देख रहे थे और उसे महसूस कर रहे थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियाँ, तेज़ हवाएं, तिब्बतियन स्टाइल के जो घर थे, पुराने स्टाइल का मोनेस्ट्री था, ये सब हमें एहसास दिला रहे थे कि हम एक जियोग्राफिकल बदलाव को देख रहे हैं, महसूस भी कर रहे थे। वहाँ पर लैंडस्केप ऐसा लग रहा था मानो किसी चित्रकार ने एक खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई हो और हम उस पेंटिंग के एक हिस्सा हैं। पहाड़ों के कलर डीप येलो कलर के थे और ब्राउन कलर के भी थे। ऐसा लग रहा था कि हम लद्दाख तो कभी नहीं गए हैं, लेकिन अगर लद्दाख की जो व्यू है कुछ मुझे लगता है ऐसा ही होगा वो भी। रास्ते में कागबेनी गांव पड़ता है, जिसे हम लोग अपर मस्तांग का गेटवे भी कहते हैं, और इसी कागबेनी स्थान पर झोंग नदी, जो कि अपर मस्तांग की तरफ से आती हैं, यहीं पे ये काली गंडकी नदी जो है, यहाँ पे झोंग नदी और काली गंडकी रिवर मिलते हैं और फिर आगे चल कर के काली गंडकी नदी और अपने तेज बहाव में आगे बढ़ती हैं। प्रकृति को निहारते निहारते कब हमारा सफ़र मुक्तिनाथ जी से मारफा गांव तक का समाप्त हो गया हमें पता ही नहीं चला। और हम मारफा गांव पहुंचने के बाद फिर हमने एक होटल लिया, होटल में चेक इन किया, और चूँकि सवेरे ही उठे हुए थे और नींद भी आ रही थी, थकान हो गई थी, हम लोगों ने रेस्ट किया। फिर शाम को हम पहुंच जाते हैं मारफा गांव के भ्रमण के लिए। मारफा गांव अपने एप्पल की खेती के लिए जाना जाता है। वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री था और तेज हवाएं चल रही थी। अब एक टूरिस्ट याक पे बैठ के तिब्बतन स्टाइल के आउटफिट पहनकर फोटो शूट करवा रहे थे। गांव बहुत ही खूबसूरत है, मानो बर्फीले पहाड़ों की तरह गांव भी सफ़ेद रंग के चादर ओढ़े हुए हैं। सेब के बागीचे तो मन को मोह रहे थे। बेनी के अलावा आप मारफा से भी
धौलागिरी बेस कैंप ट्रैकिंग की शुरुआत कर सकते हैं। वहाँ पर हमें ऐसा बताया गया कि अगर मौसम साफ हो तो आप एक ही जगह से धौलागिरी और अन्नपूर्णा की ऊंची चोटियों को देख सकते हैं। अब क्या खा रहे हैं? ये नमक थोड़ा सा कम है, तो नमक में थोड़ा सा डालना चाहिए। मन में ढेर सारी यादों को बसाए हुए हम चल देते हैं अपने घर की तरफ। हमारी इस यात्रा को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जर्नी पर। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।